युद्ध की बात कर रहे हैं हम। 60 दिन इस युद्ध को पूरे हो चुके हैं। शुरुआत 7 अक्टूबर को पहले हमले के साथ हुई थी और आज है 7 दिसंबर की तारीख। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये 7 बड़े चेहरे जो कि युद्ध में बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। इसीलिए लगातार युद्ध से जुड़ी जो विध्वंसक खबरें सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच जंग को 60 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। गाजा पर इजरायल की बारूदी बम वर्षा अभी भी जारी है। सब जानते हैं कि हानिया हिजबुल्लाह वो 2 चेहरे हैं जो इस जंग को विनाशक बना रहे हैं। मगर देखा जाए तो लगभग 62 दिन से जारी इस जंग को चला रहे हैं 7 चेहरे जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ये सभी मिलकर तबाही की नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, महाविनाश का बिल्कुल नया खाका खींच रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के साथ शुरू हुई गाजा विनाश की कथा 7 दिसंबर यानी कि आज परमाणु विध्वंस की ओर बढ़ती दिख रही है। समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इसीलिए बढ़ रही है दुनिया की टेंशन भी। आज हम इस खास बुलेटिन में इन 7 चेहरों की भूमिका, युद्ध में आगे क्या हो सकता है, इस पर कई बड़े खुलासे करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे अब लाल सागर और अदन की खाड़ी होते हुए अब तपिश फारस की खाड़ी में भी महसूस हो रही है। और बड़ी खबर यह कि ईरान ने पकड़े हैं 2 टैंकर जहाज। 4.5 मिलियन लीटर तेल से लदे जहाज पकड़े गए। फारस की खाड़ी में पकड़े गए हैं जहाज। ये बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए फारस की खाड़ी में भी अब टेंशन का माहौल है, तनाव भरपूर है। तनाव की वजह भी आपको बता रहे। देखिए ईरान ने 2 टैंकर जहाज पर कब्जा किया है और इस जहाज में 4.5 मिलियन लीटर तेल था। तो क्या आगे कोई विश्व युद्ध भड़काने का प्लान है? ये बड़ा सवाल है क्योंकि 2 ऑयल टैंकर मिले हैं। पहला टैंकर 2.28 मिलियन लीटर तेल से लदा हुआ था जिसमें कि 13 चालक दल सदस्य है। और दूसरे टैंकर की बात करें तो 2.3 मिलियन लीटर तेल था जिसमें 21 चालक दल सदस्य थे। अब देखिए ईरान का कब्जा फारस की खाड़ी पे हुआ है। ईरान यूएई के बीच भी टेंशन देखने को मिल रही है। तो ये देखिए मैप के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कितना ज्यादा तनाव लाल सागर में भी है, अदन की खाड़ी में भी है और अब फारस की खाड़ी में ये तनाव पहुंच गया है। लाल सागर में बढ़ सकते हैं हूती के हमले, ये बड़ी खबर है। शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी गई है इस बारे में। पश्चिमी देशों के अफसरों की चेतावनी है ये कि आने वाले समय में यूएस की मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। वहीं इजरायल और यूएन के बीच आपस में ठन गई है। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा है कि हमास का साथ दे रहा है यूएन। कोहेन का ये बयान है, इस्तीफा दे एंटोनियो गुटेरेस। तो कोहेन ने मांग की है कि एंटोनियो गुटेरेस को इस्तीफा दे देना चाहिए। इजरायल के निशाने पर है यूएन और एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल विश्व शांति के लिए खतरा है, ये तक बयान दिया गया। देखिए क्या बयान दिया गया एल कोहेन की ओर से जो कि इजरायल के विदेश मंत्री हैं। वो पूरा बयान हम आपको डिटेल में दिखा रहे हैं। अनुच्छेद 99 को एक्टिव करने का उनका अनुरोध और गाजा में युद्ध विराम का आह्वान। आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन है। गुटेरेस फौरन इस्तीफा दे, ये कहना है इजरायल के विदेश मंत्री एल कोहेन का। अब सवाल क्या उठता है इस बयान के बाद? सवाल जरा ये है, गौर करिएगा, क्या इजरायल यूएन के बीच अब टेंशन बढ़ेगी? दूसरा सवाल है, इजरायल को सीज फायर पर मजबूर होना पड़ेगा क्या? एक और सवाल है, यूएन महासचिव पर हमास समर्थन के आरोप कितने सही है? क्योंकि बयान तो दे दिया गया लेकिन इन बयानों में कितना दम है ये भी एक सवाल है। एक और बड़ी खबर, इजरायल के खिलाफ आर्टिकल 99 लागू हो गया है। पहली बार आर्टिकल 99 का इस्तेमाल हुआ है। यूएन महासचिव ने इस्तेमाल किया अनुच्छेद। ये देखिए वो पूरा डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें क्लियरली ये मेंशन है कि अब इजरायल के ऊपर आर्टिकल 99 लागू किया गया, जो कि इजरायल के बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब आपको हम ये भी समझाते हैं कि आखिर क्यों एंटोनियो गुटेरेस इजरायल के निशाने पर आ गए हैं, इसकी वजह क्या क्या है। बिग बॉल पर डिटेल में आपको बताएंगे गुटेरेस से इजरायल खफा आखिर क्यों है। देखिए गुटेरेस ने किया यूएन चार्टर अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल, ये सबसे बड़ी वजह है इजरायल के गुस्से की। दूसरी वजह यूएन सुरक्षा परिषद से कार्रवाई की मांग भी की गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुरक्षा परिषद में गाजा सीज फायर पर भी विचार किया जा रहा है, जो कि एक तरीके का कह सकते हैं कि इजरायल के ऊपर प्रेशर भी बनाया जा रहा है। सीज फायर के प्रस्तावित कदम के बीच ये जो मांग है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद के संज्ञान में ला सकते हैं, यूएन चार्टर का अनुच्छेद 99 ये कहता है। आगे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को खतरे की स्थिति में इसका इस्तेमाल हो सकता है अनुच्छेद 99 के हिसाब से। और गाजा में गंभीर मानवीय संकट का हवाला देते हुए इसे लागू किया गया है, जो कि इजरायल के सीधे खिलाफ है।
इस अनुच्छेद का यूएन महासचिव ने पहली बार इस्तेमाल किया है और इसीलिए इजरायल गुस्से से आग बबूला हो रहा है। इस बीच एक और डेवलपमेंट है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के अड्डों पर टैंक और आर्टिलरी से हमला किया गया है। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने भी लेबनान में एयर स्ट्राइक की है। हमले में हिजबुल्लाह का मिलिट्री हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है। एक और बड़ी खबर है, वेस्ट बैंक के जनिन में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 2 अंडरग्राउंड टनल और 3 वेयरहाउस तबाह किए गए। विस्फोटकों के जरिए टनल और हथियार गोडाउन को उड़ाया गया है। इजरायली सेना ने 10 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया। तो गाजा पट्टी के साथ साथ इजरायल ने वेस्ट बैंक में भी ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। वेस्ट बैंक में इजरायल और रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच जंग जारी है। बीती रात इजरायल फोर्सेस की बख्तरबंद गाड़ियों और बुलडोजरों ने नाब्लुस कस्बा, अल-फारा कैंप, बैत फुरीक और तुबास में कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। रेजिस्टेंस फोर्सेस ने इजरायली वाहनों को आईईडी से निशाना भी बनाया है। वेस्ट बैंक में बीती रात इतनी गोलीबारी हुई कि अल-फारा कैंप धमाकों से गूंज उठा। अल-फारा का बड़ा इलाका धुएं में डूब गया। अल-फारा कैंप का हाल भी कमोबेश गाजा जैसा हो गया। पूरी रात रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों और आईडीएफ के बीच गोलीबारी होती रही। अल-फारा कैंप में पूरी रात इजरायल के सैन्य वाहन गश्त लगाते रहे। गलियों से गोलीबारी की आवाज आती रही। वेस्ट बैंक के अल-फारा में सबसे भीषण जंग शुरू हो गई है। इजरायली सेना ने अल-फारा की गलियों में रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। रेजिस्टेंस फोर्सेस के लड़ाके इमारतों में घात लगाकर इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। वेस्ट बैंक का नाब्लुस कस्बा, अल-फारा कैंप, बैत फुरीक और तुबास इलाका रात भर गोलीबारी से गूंजते रहे। रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों ने कई इलाकों में आईडीएफ के वाहनों और बुलडोजर पर आईडी हमले भी किए। गाजा पट्टी के बाद वेस्ट बैंक इजरायली फोर्सेस का सबसे बड़ा टारगेट है और इसकी वजह है हमास के कई छोटे संगठन जो इजरायली शहरों पर हमले कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में हमास पीआईजे से जुड़े कई संगठन सक्रिय हैं। ये संगठन इजरायली शहरों पर हमले कर रहे हैं। गाजा पर हमले के विरोध में आईडीएफ के साथ सीधे टकराव हो रहे हैं। आईडीएफ ने हमास समर्थक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आईडीएफ के जवान हमास समर्थक रेजिस्टेंस फोर्सेस के ठिकानों पर हमले कर रही है। इसके साथ ही लड़ाकों की पहचान कर उनके घर बुलडोजर से ध्वस्त किए जा रहे हैं। 2021 से वेस्ट बैंक में आईडीएफ और रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच जंग शुरू हुई। 2021 में फिलिस्तीन के चुनाव रद्द कर दिए गए। तब से वेस्ट बैंक में इजरायल के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने ऑपरेशन बढ़ा दिए। गाजा पर हमले के बाद विद्रोही गुटों ने हमले तेज कर दिए। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के शासन वाले वेस्ट बैंक में भी हमास ने अपने कई संगठन तैयार किए हैं। आईडीएफ का टारगेट वेस्ट बैंक के यही संगठन है। गाजा पर हमले के बाद वेस्ट बैंक में जॉइंट ऑपरेशन रूम बनाया गया है। इस ऑपरेशन रूम में वेस्ट बैंक के विद्रोही गुट हमले का प्लान करते हैं। विद्रोही गुटों में सबसे बड़ा संगठन है कतीबत तुबास। इस गुट के साथ कतीबत जनिन, हिजाम अल-नार, कतीबत नाब्लुस गुट भी जुड़े हैं। ये सभी गुट 17 जुलाई 2021 को पीआईजे ने बनाए थे। मई 2021 का चुनाव रद्द होने के बाद आईडीएफ के खिलाफ गुट तैयार किए गए। ये गुट अल अक्सा शहीद ब्रिगेड के सहयोगी हैं। अब इन गुटों ने आईडीएफ पर हमले तेज कर दिए हैं। खतरा यह है कि गाजा युद्ध के साथ साथ वेस्ट बैंक से यरूशलेम पर ये गुट हमले कर सकते हैं। इसीलिए वेस्ट बैंक के ये संगठन आईडीएफ के टारगेट पर है।
और इजराइल इन्हें खत्म करने के लिए ही वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ब्रेकिंग न्यूज है, 7 अक्टूबर को हमास ने मचाई थी तबाही। नीर ओज किबुत्स पर हमास लड़ाकों ने कब्जा किया था, हमला किया था। किबुत्स के कई घरों पर मिसाइल से हमला किया गया था। जिसकी तस्वीर मैं बाहर से दिखा रहा था, अब देखिए ये उस घर के अंदर की तस्वीर है। कैसे इस घर के अंदर मिसाइल आकर गिरी और जब ये मिसाइल फटी तो पूरी की पूरी छत उड़ गई और यहां पर सिर्फ और सिर्फ अब आज की तारीख में मलबा बचा हुआ है। इस मलबे के अंदर आने पर पता चलता है कि कैसे एक आशियाना कोई बनाता है और कैसे मिनटों में, सेकंडों में दुश्मन उसको उड़ा देता है। एक पड़ोसी का कर्तव्य होता है पड़ोसी के काम आए, लेकिन फिलिस्तीन ने एक ऐसा जख्म दिया है जो शायद इजराइल की आने वाली नस्लें भी भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ यहां नहीं, इस कमरे में भी आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको तबाही ही तबाही नजर आएगा। पूरे घर में सिर्फ काला धुआं, बची हुई दीवारें, और वो भी दीवारें ऐसी कि चारों तरफ उसमें क्रैक्स पड़ गए हैं। बाहर की तरफ लेकर चलता हूं, आपको इनका लॉन दिखाता हूं। ये बहुत फेमस शख्स थे यहाँ के और इन्होंने बाकायदा एक बड़ा सा, देखिए, कैक्टस लॉन अपना ये डेवलप कर रखा था। बेशौकीन शख्स, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये लॉन इनका देख सकते हैं आप, और इसी लॉन के ठीक सामने उन्होंने अपना आशियाना बनाया था, लेकिन यह आशियाना अब पूरी तरह से उजड़ चुका है। घर के रहने वाले ज्यादातर लोग या तो मारे जा चुके हैं या तो हमास के कब्जे में हैं, और फिलहाल इसी हमले का बदला लेते हुए इजराइल की फौज नॉर्थ गाजा से लेकर साउथ गाजा में तबाही मचा रही है। एक और बड़ी खबर है, यमन से हुती विद्रोहियों का इजराइल पर अटैक हुआ है। हुती विद्रोहियों का मिसाइल हमला नाकाम हुआ। आईडीएफ ने हुती की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। एरो एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल तबाह की गई। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ ने हुती विद्रोहियों के हमले को नाकाम किया है। हुती विद्रोही भी अब आईडीएफ के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं, और इन हमलों से जुड़ी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस हमले को नाकाम किया गया है। हुती विद्रोही हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग में शामिल हैं। तो वहीं हमास ने इजराइल पर दागे हैं घातक रॉकेट। इजराइल के बेरशेबा इलाके में मल्टीपल रॉकेट अटैक किया गया। आयरन डोम ने 10 रॉकेट इंटरसेप्ट किए। और देखिए, यही आसमान में आपको दिखा रहे कि कैसे रॉकेट से हमला किया गया था, लेकिन आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया। 10 ऐसे रॉकेट हैं, एक दो नहीं बल्कि 10 ऐसे रॉकेट हैं जिससे इंटरसेप्ट किया गया है। एक और अहम खबर, इजरायली फोर्स पर हमले का नया वीडियो। हमास ने किया जोरदार हमला। आईडीएफ पर गोलीबारी का वीडियो सामने आया है। तो देखिए, गन फाइट भी चल रही है, जहां मिसाइलें, रॉकेट, बम बारूद तो बरसाए ही जा रहे हैं, लेकिन हमास लड़ाकों और आईडीएफ के जवानों के बीच गन फाइट भी जारी है। तो गाजा युद्ध पर इजराइल की घेराबंदी की जा रही है। जानकारी से जुड़ी जल्दी से आपको बिग वॉल पर बता देते हैं। कहा यह जा रहा है यूएन की ओर से मानवीय व्यवस्था ध्वस्त होने के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं, और साथ ही साथ स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है और एक तबाही में बदल रही है। यूएन ने चिंता जाहिर की है, विकट परिस्थितियों से सार्वजनिक व्यवस्था जल्द पूरी तरह से चरमरा जाएगी, क्योंकि गाजा का हाल बेहाल है। आने वाले समय में सीमित मानवीय सहायता भी असंभव हो जाएगी, मदद नहीं पहुंचाई जा सकेगी। महामारी जैसी बीमारियां, पड़ोसी देशों में बड़े पैमाने पर विस्थापन का डर भी है। ये चुनौतियां इस वक्त है इस युद्ध के बीच में, और सबसे ज्यादा गाजा में तबाही देखने को मिल रही है। देखिए, जमीन से पाताल तक हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए डबल फ्रंट से प्रहार किया जा रहा है। एक तरफ जहां इजरायली सेना आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गाजा में मौजूद हमास की सुरंगों पर भी जल प्रहार शुरू हो चुका है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
पहले आसमान से गाजा की सरजमी का भीषण बारूदी अटैक से संहार, और फिर जमीन के भीतर मौजूद सुरंगों में प्रचंड जल प्रहार। जी हां, जमीन से लेकर पाताल तक हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की रणनीति युद्ध स्तर पर जारी है। और शायद आईडीएफ के इसी एक्शन का नतीजा है कि बीते 24 घंटों में गाजा हमास की पनाहगाह नहीं बल्कि कब्रगाह बन चुका है। क्योंकि खान यूनिस और जबालिया में आईडीएफ ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की, वहीं गाजा में मौजूद सुरंगों में इजराइल ने समंदर का पानी भी छोड़ा। इजराइल के इसी एक्शन के चलते हमास के 109 लड़ाके मारे गए, जबकि 24 घंटे के भीतर हमास के 4 टॉप कमांडर्स की मौत की खबर है। युद्ध के 59वें दिन इजरायली सेना ने गाजा पर डबल फ्रंट से प्रहार किया। एक तरफ उत्तरी गाजा के जबालिया इलाके और दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में विध्वंसक स्ट्राइक की, हमास के ठिकानों, हेडक्वार्टर और वेयरहाउस को तबाह किया। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ ने बिना किसी को भनक लगे ऑपरेशन सी वाटर का आगाज कर दिया, जिसका मकसद था गाजा के कोने कोने में मौजूद सुरंगों में समंदर का पानी छोड़ना, हमास के सबसे सुरक्षित ठिकाने को टनल फ्लड के जरिए तबाह करना। अब तक यह आशंका जताई जा रही थी कि किसी भी वक्त इजरायली सेना हमास की सुरंगों में जल प्रहार कर सकती है, समंदर के खारे पानी से सैलाब ला सकती है। हालांकि बाइडेन इजरायल के इस फैसले के खिलाफ थे। बावजूद इसके आईडीएफ ने बीती रात हमास की सुरंगों में तेज रफ्तार से पानी छोड़ दिया, जिसका सबूत है गाजा से सामने आई ये तस्वीरें, जिसे हमास ने जारी किया है। आपको बता दें कि पाताल में हमास की जल समाधि के लिए इजरायली सेना ने जिस ऑपरेशन टनल फ्लड का आगाज किया, उसके लिए गाजा के तटीय इलाकों को पाइप के जरिए भूमध्य सागर से जोड़ा गया। मशीनों के जरिए पानी के पाइप को हमास के सुरंगों तक पहुंचाया गया। जैसे ही सुरंगों के एंट्री पॉइंट पर बड़े बड़े पाइपों की फिटिंग हुई, आईडीएफ ने समंदर का पानी प्रचंड वेग से हमास की सुरंगों में छोड़ दिया। आईडीएफ के इस ऑपरेशन से लंबी और सकरी सुरंगों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अंधेरी सुरंगों में प्रचंड वेग से बहता पानी सब कुछ लीलता गया। उसकी चपेट में जो आया वो तहस नहस हो गया। अब सवाल यह है कि अमेरिका के इनकार के बाद भी इजरायल ने हमास की सुरंगों में पानी क्यों छोड़ा? तो इसकी वजह है गाजा में मौजूद एक सुरंग के भीतर से सामने आया ये वीडियो। ये शख्स हमास का टॉप कमांडर है, हमास की नॉर्दर्न ब्रिगेड का डिप्टी चीफ है, नाम है वाइल रजाब, जो चंद रोज पर सुरंगों में देखा गया। बस फिर क्या, हमास के डिप्टी चीफ कमांडर की लोकेशन ट्रेस होते ही आईडीएफ ने सुरंग के भीतर समंदर का पानी छोड़ दिया, ताकि हमास के टॉप कमांडर और उसके साथियों की मौत हो। वहीं दूसरी तरफ खान यूनिस और जबालिया में आईडीएफ के लड़ाकू विमानों की एयर स्ट्राइक जारी रही। शायद इसी का नतीजा है कि हमास के करीब आधा दर्जन कमांडर तो 24 घंटे के भीतर ही मारे गए। हमास ने अपने मरे हुए कमांडर की खुद तस्वीर जारी करते हुए यह खुलासा किया। हमास की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई थी, उसमें हमास के कई बड़े लीडर और टॉप कमांडर सुरंगों में बैठे थे, जिनमें से 5 कमांडर मारे जा चुके हैं। आखिर वो कौन थे, उनके पास क्या जिम्मेदारी थी, ये भी जान लीजिए। असम अबू रकबा, एरियल डिवीजन का प्रमुख, रफत सलमान, 8 बटालियन कमांडर, अहमद अल खंदूर, नॉर्दर्न ब्रिगेड कमांडर, वाइल रजाब, डिप्टी नॉर्दर्न ब्रिगेड कमांडर, इब्राहिम अल पियारी,
कमांडर सेंट्रल जबालिया बटालियन। हमास के कमांडरों की सुरंगों में मौजूदगी वाली यह तस्वीर इजराइल के लिए बड़ा क्लू साबित हुई। लिहाजा इजराइल ने बिना देर किए सुरंगों में पानी छोड़ा और वहीं दूसरी तरफ खान यूनिस और जबालिया में बम बरसाए। आपको बता दें कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ये दावा कर चुके हैं कि अब तक हमास के आधे से ज्यादा बटालियन कमांडरों को मारा जा चुका है। ערב טוב אזרחי ישראל. השבוע נדליק נר ראשון של חנוכה. לוחמינו ידליקו אור בחושך, בסמטאות עזה, בחורבות סג'אעיה, בקיני הטרור של ח'אן יונס. האורות יבקעו יחד. और आपको बताते हैं कि इजराइल ने क्या फैसला किया है। दबाव में इजराइल झुक गया है क्या, ये सवाल उठने लगा है। कहा जा रहा है कि रोज भेजे जाने वाले ईंधन की मात्रा अब इजराइल बढ़ाएगा। साथ ही धीरे धीरे 3 गुना तक ईंधन की मात्रा बढ़ाने का आगे प्लान है। रोज 1.8 लाख और साथ ही ईंधन गाजा भेजा जा सकता है। इतनी मात्रा में लीटर बताया जा रहा है ईंधन के बारे में। और अभी रोज गाजा पहुंच रहा है 60,000 लीटर ईंधन, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अमेरिका लगातार इजराइल पर इसके लिए दबाव भी बना रहा है। अमेरिका ने इजराइल से मात्रा दोगुनी करने को कहा है। तो पहले जो ईंधन भेज रहा था इजराइल, अब उससे ज्यादा ईंधन भेजेगा। ये अमेरिका की ओर से भी दबाव का असर है। एक और खबर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है कि गाजा हमले में अमेरिकी हथियार शामिल हैं। ये बड़ी रिपोर्ट है। JDAM के इस्तेमाल से 2 हमले हुए हैं। तो रिपोर्ट में देखिए कहा जा रहा है कि गाजा हमले में US हथियार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये रिपोर्ट क्या कहती है ये जानना भी जरूरी है। कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में इजरायली हमलों में US में बने हुए वेपन का इस्तेमाल हुआ है। और आगे जानकारी यह है कि अमेरिकी JDAM के इस्तेमाल से हमले भी किए गए हैं। US वेपन से 2 हमलों में 41 नागरिक मारे जाने का दावा है। दीर अल बलाह के पास तबाह घरों के मलबे में US वेपन होने का सबूत मिला है। हथियार विशेषज्ञ, रिमोट सेंसिंग विश्लेषकों को ये सबूत मिले हैं। अहम बात यह है कि पहली बार किसी हमले से अमेरिकी हथियार को जोड़ा गया है। अमेरिकी हथियार इस्तेमाल पर पहली बार ये खास रिपोर्ट सामने आई है। तो क्या अब अमेरिकी हथियारों का भी इस्तेमाल होने लगा है? एमनेस्टी की रिपोर्ट की समीक्षा भी हुई है। अमेरिका कर रहा है रिपोर्ट की समीक्षा। गाजा के लोगों के लिए हम चिंतित हैं। US ने कहा है नागरिक की जान नहीं जानी चाहिए। तो अमेरिका की ओर से चिंता तो जताई गई है, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिकी वेपन भी इस युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। अगली अहम खबर है, कंबोडिया में चीन का जंगी जहाज तैनात किया गया। कंबोडिया के गुप्त नेवल बेस पर तैनाती हुई है। रीम नेवल बेस पर तैनात किया गया है। तो चीन क्या वियतनाम के खिलाफ हो गया है? क्या है आगे का कंबोडिया प्लान? देखिए, रीम नेवल बेस चीन का गुप्त नेवल बेस है। ये देखिए आपको मैप के जरिए, सैटेलाइट इमेज के जरिए हम समझा रहे हैं। और युद्धपोत तैनात कंबोडियाई नौसेना की ट्रेनिंग होगी। 2 चीनी युद्धपोतों की तैनाती यहां पर की गई है, जहां पर कंबोडियाई नौसेना की ट्रेनिंग भी हो रही है। कंबोडिया के रक्षा मंत्री सिहा का दौरा। और आगे जानकारी है कि बेस में चीन ने किया है इन्वेस्टमेंट, निवेश किया गया है। US समेत कई देशों की आपत्ति है इस पर। फोटो सोर्स है ब्लैक स्काई, जिसके जरिए आपको दिखा रहे हैं नेवल बेस की फोटो जो है, उससे आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर चीन ने अब अपना कंबोडिया प्लान तैयार किया, जो सवालों के घेरे में है। 7 अक्टूबर को जो हमला किया गया था हमास के लड़ाकों की ओर से इजराइल में, उससे तबाही मची। उसकी खौफनाक तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। ये नीर ओज किबुत्स का इलाका है। किबुत्स मतलब पहले बॉर्डर के वो गांव जिन पर हमला किया गया था। इन्हीं गांव में हमला करके लोगों को न मारा गया, बल्कि यहां से ब्रूटली उनका मर्डर किया गया, उनके घरों को जलाया गया, मिसाइलें मारी गई और तो और यहां से लोगों को किडनैप करके भी ले जाया गया। कैसी तबाही उस दिन की रही होगी, इसका अंदाजा लगाइए आप। वहां से लेकर उस दाहिने तरफ से जरा दिखाइए, कैमरा पर्सन गंगा आपको दिखाएंगे, पूरा घर जलकर राख हो गया। यहां आपको सामने वो गीजर नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये लोगों के रहने का इलाका है, ये किबुत्स का इलाका है। और यहां पर कैसी तबाही उस दिन लाई गई थी वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही सुबह 6:30 बजे का वक्त और 7 अक्टूबर की वो सुबह सीधा लोगों के घरों में आते हैं, हमले करते हैं और जो कुछ भी मिला वो अपने साथ लेकर गए हैं। देखिए, ये इनके किचन है
ये इनका ड्राइंग रूम है और कैसे यहां पर आग लगी, ऊपर की पूरी दीवार ये देखिए।